રાજસ્થાનના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અશોક ગેહલોતજી દ્વારા થશે। સાથે સાથે પ્રદેશ પ્રમુખ માનનીય શ્રી જગદીશભાઈ ઠાકોર, આદરણીય રઘુ શર્માજી જે ગુજરાત પ્રદેશના ઇન્ચાર્જ છે, સાથે સાથે આ મેનિફેસ્ટોમાં ખૂબ સરસ કામગીરી કરનાર બાબરિયા સાહેબ, સિનિયર આગેવાન મધુસૂદનભાઈ મિસ્ત્રી, બધા જ સિનિયર આગેવાનોની હાજરીમાં લોન્ચિંગ થઈ રહ્યું છે। Okay. Thank you. બધા મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર। मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन और तमाम वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं और पत्रिका बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज ऐतिहासिक घड़ी है क्योंकि किसी पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो कमिटमेंट होता पब्लिक के साथ में, अगर आप ईमानदारी से निभाओ तो। कांग्रेस ने मेरा मैनिफेस्टो को महत्व दिया और मुझे याद है करीब 22 साल पहले जो सोनिया गांधी जी बनी थी अध्यक्ष कांग्रेस की, तब एक नई शुरुआत हुई थी और वो शुरुआत थी मैनिफेस्टो को आप महत्व दें और कमिटमेंट रखें जनता के साथ में, चुनाव जीतने के बाद में भी। इसके मायने है कि चुनाव जीतने के बाद सरकार बनती है तो अधिकांश पॉलिटिकल पार्टियां मैनिफेस्टो भूल जाती थी, पब्लिक भी भूल जाती है और सरकार में भी उसका महत्व नहीं रहता। ये आपने भी अनुभव किया होगा इस जमाने के अंदर। हमने एक नई शुरुआत करी राजस्थान के अंदर। वो शुरुआत थी कि चुनाव जीतने के बाद में पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर मैनिफेस्टो को रखा गया और उसको पास किया गया। ये पहली शुरुआत थी 98 के अंदर देश के अंदर। तो स्वतः ही सरकारी एजेंडा में आ गए, सरकारी डॉक्यूमेंट बन गया। तमाम कलेक्टर, तमाम सेक्रेटरी सबको कॉपी उपलब्ध हुई। एक्स्ट्रा छपानी पड़ी तो हमने छपाई, पर पूरे राजस्थान में कलेक्टर तक में कॉपी गई। ये हमारा मैनिफेस्टो जो था चुनाव जीतने के पहले वादे किए थे, हम चाहेंगे कि इसके आधार पर वादे निभाएं हम लोग और उसी ढंग से आपको भी फैसले करने हैं तमाम अधिकारियों को। एक घोषणा पत्र का जन घोषणा पत्र भी राहुल गांधी जी के वक्त आया है। राहुल गांधी जी ने कहा आप जनता को पूछ के मैनिफेस्टो बनाओ। उसके पहले कमेटी बनती थी नेताओं की और वो अपने हिसाब से नाप तोल करके मैनिफेस्टो बनते थे। ये जो राहुल गांधी जी की सोच थी, इसमें हमें जनता को पूछ करके उनकी भावना क्या वो परिलक्षित होनी चाहिए मैनिफेस्टो के अंदर। उसके बाद में आप देख रहे हो कि जन घोषणा पत्र जारी होने लग गए। सिस्टम वही रहा है। चुनाव जीतने के बाद में मैंने जब मैं मुख्यमंत्री दूसरी बार बना तब भी और तीसरी बार तब भी, हम तीनों बार हमने उसको कैबिनेट में रखा है, पहली कैबिनेट के अंदर रखा है। और आप देखेंगे कि गुजरात के अंदर आप लोग प्रदेशवासियों को मैं आह्वान करना चाहूँगा, मैनिफेस्टो बहुत शानदार आ रहा है, प्रतिबद्धता के साथ आ रहा है, समर्पित है जनता के लिए। और जो राहुल गांधी की भावना के साथ में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, या जो देश में जो माहौल है तनाव का, हिंसा का, वो समाप्त हो, प्यार मोहब्बत और भाईचारे से हम लोग रहें, ये मुद्दा हो, या शिक्षा हो, या स्वास्थ्य सेवाएं हो, या किसानों के मुद्दे हों, तमाम मुद्दों का समावेश किया गया है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सरकार बनने के बाद में पहले कैबिनेट के अंदर यही मैनिफेस्टो जो है वो सरकारी डॉक्यूमेंट बन जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस रूप में हम लोगों ने एक नई शुरुआत करी है और जो कमिटमेंट किए गए हैं, पहले चार्जशीट जारी की गई बीजेपी सरकार के खिलाफ में, उसका बड़ा महत्व है। चार्जशीट जारी करना कांग्रेस के लिए एक मैसेज है पब्लिक को,
इनके खिलाफ क्या क्या चार्ज लगते हैं। चार्ज तो बहुत सारे होते हैं और वो जनता को दिख भी रहे हैं। आज सत्ता विरोधी जो लहर चल रही है गुजरात के अंदर, क्यों चल रही है? इसलिए लोगों ने देख लिया 27 साल के शासन को और विशेष रूप से इस 5 साल के शासन को। कोरोना में लोग मर गए, बचा सकती थी सरकार। आज गुजरात सक्षम राज्य है देश का, आज़ादी के पहले से ही। क्या कारण है कि इतना कमजोर हो गया? एक महामारी विश्व स्तर पर आ गई। राजस्थान जैसा स्टेट मुकाबला कर सकता है, नंबर 1 बन सकता है देश के अंदर। भीलवाड़ा मॉडल हमारा राजस्थान में नहीं बल्कि दुनिया में पहुंच सकता है। उसको आधार बना के सबने मुकाबला किया कोरोना का। तो क्या कारण है? यहाँ तो सब संपन्न साधन सब मामले हैं। अस्पताल से भीड़ लगी रही अस्पताल के बाहर और वहाँ पे ड्रिप चढ़ती गई। क्या नहीं होगा? शराब से लोग मर गए। जब शराबबंदी है, नकली शराब बना पका पीने पड़ता उनको। और मौलवी के अंदर क्या हुआ मालूम आपको? मैंने तो सुना बाद में 12 लाख रुपये खर्च हुए। आप कल्पना कीजिए, 135 लोगों की जान चली गई। और मैं आज फिर कहना चाहूँगा आप सबके माध्यम से सरकार को, और आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप मौलवी की घटना को गंभीरता से समझें कि एक हाईकोर्ट की सिटिंग या रिटायर्ड जज से कमीशन बैठाने की तकलीफ क्या सरकार को? वो क्या करेगी? वो कम से कम बयान लेगी, तय तक जाएगी किस कारण से ये ब्रिज गिरा है, गलती किसकी रही, किसने कोताही बरती हुई तो करेगा। और क्या करेगा? और सजा मिलेगी लोगों को तो आगे कम से कम भय रखेंगे कि पता नहीं ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। यही तो गवर्नेंस होती है। गवर्नेंस यहाँ पर बिल्कुल जीरो है। पूरी कैबिनेट बदल गई, मुख्यमंत्री सहित। ये भी एक उदाहरण है क्यों बदल गई। ये तमाम बातें आपके सामने हैं। सरकार जो है ये मैनिफेस्टो के माध्यम से न्याय कमीशन बनाने जा रही है, जिससे कि वो मॉनिटरिंग कर सके। मैनिफेस्टो की मॉनिटरिंग, जन घोषणा पत्र की मॉनिटरिंग सरकार बनने के बाद में कैबिनेट में तो हो ही होगा वो। उसके बाद में सरकारी अधिकारी जो है चीफ सेक्रेटरी लगाकर कलेक्टर तक, सेक्रेटरी तक, वो कौन कौन से काम मैनिफेस्टो में लिखे हुए हैं, कहाँ तक आगे बढ़े हैं, कौन से फैसले होने बाकी है, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए अलग से आपको न्याय कमीशन बनाया जाएगा। ये इस प्रकार की प्रोविजन किए गए मैनिफेस्टो के अंदर। इसलिए आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी आपको मैनिफेस्टो के बारे में बताएंगे। जो वचन दिए गए राहुल गांधी जी द्वारा, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। और वचन कोई एक्स्ट्रा हुए हैं, बढ़ाए गए हैं, तो वो आपको बाबूराय जी बताएंगे। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मैनिफेस्टो का सरकार के डॉक्यूमेंट बनाना और उसको जिस रूप में प्रस्तुत करना, बहुत मेहनत की गई है बाबूराय जी की पूरी टीम द्वारा। 6 लाख लोगों तक पहुंचा गया है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो आप सोच सकते हो 6 लाख लोगों तक कैसे पहुंचे होंगे, वो बताएंगे बाबूराय जी आपको। परंतु एक प्रयास किया गया, जनता का माइंड क्या है, वो क्या सोचती है, उनके सुझाव क्या है, उसके आधार पर मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, जो अभी आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। और ये जो अभी मेरे को एक डेलीगेशन मिला, ये भी पहली बार हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का स्टेडियम बना हुआ था यार गुजरात के अंदर। आप एक नामांकन, हमारी परंपरा रही है प्राचीन काल से ही, हमारी अलग परंपरा देश की है। हमें गर्व है इस देश पर। महान परंपराएं, महान संस्कृति, महान संस्कार है देशवासियों में। उस देश के अंदर एक बार कोई शिलान्यास हो जाता है, शिलान्यास, तो वापस शिलान्यास नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी को गुमराह किया गया, रिफाइनरी का हमने शिलान्यास कर दिया था राजस्थान के अंदर। मिस्टर वीरप्पा मोइली आ गए थे केंद्रीय मंत्री, सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी एनपी, वो आ गई थी आपकी यूपी गवर्नमेंट की। इतना बड़ा प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो गया था, सरकार बदल गई और उसके बाद में रोक दिया गया। 5 साल बाद वापस शुरू करने लगे, तो प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया वापस। तो मैंने ऑब्जेक्शन किया, ऐतराज किया कि एक बार शिलान्यास हो गए हैं, मंत्र पढ़े जा चुके हैं, दोबारा मंत्र कैसे पढ़े जाएंगे बताओ? कैसे पढ़े जाएंगे? तो प्रधानमंत्री पीएम ने क्या किया, नए कार्ड छपाए होंगे मेरे ख्याल से,
और लिखा प्रधानमंत्री जी कार्य शुभारंभ के अवसर आ रहे हैं। मतलब 5 साल से कार्य शुभारंभ नहीं किया, शिलान्यास हो गया हमारे वक्त में, अब कार्य प्रारंभ के उपलक्ष्य में आ रहे हैं और वो आए वहाँ पर। अब बताइए आप, सरदार पटेल के नाम का स्टेडियम बन गया, स्टेडियम बनने के बाद में, स्टेडियम बनने के बाद में आप कैसे वापस उसका नाम बदल सकते हो नरेंद्र मोदी जी के नाम का? अरे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, इससे बड़ा स्टेडियम बन सकता था। अगर प्रधानमंत्री के नाम का स्टेडियम बना, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, आप सरदार पटेल के स्टेडियम रखते, जरूर थोड़ी वो गुजरात नहीं बने। प्रधानमंत्री के नाम का स्टेडियम गुजरात के अलावा भी कहीं बन सकता था नरेंद्र मोदी के नाम का, उससे बड़ा होता है, इससे कोई एतराज नहीं होता। एक नामांकन होने के बाद में कैसे आप बदल सकते हो? अभी सुबह सुबह मेरे पास मिलने आगे लोग, तमाम डेलीगेशन, और बड़े गुस्से में थे वो। हमने अभियान चला रखा है गुजरात के अंदर कि ये नामांकन बदला गया, एक वापस ठीक किया जाए। ये कहने के लिए आए मुझे गांव के लोग, उनके गांव के लोग भी थे, सरदार पटेल के गांव के लोग थे। तो ये जो इस प्रकार की जो आपके यहाँ परंपराएं डाल रहे हैं बीजेपी वाले, वो मैं उसको किसी रूप में उचित नहीं मानता हूँ। बाकी हमारे जो मैनिफेस्टो है वह भी आप सुनेंगे, उनके मुख्य मुख्य पॉइंट आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। मैं समझता हूँ उस पर आप जितना हमें सहयोग करेंगे, आर्टिकल लिखना हो, न्यूज़ बनानी हो, आपके ऊपर रहेगा। मीडिया का चौथा स्तंभ है, मैं तो उसको बहुत महत्व देता हूँ जिंदगी के अंदर बचपन से ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैनिफेस्टो का जो सैंक्टिटी है, सैंक्टिटी रखने वाला काम हमारा है, जो पहले नहीं रखी जाती थी। आज सैंक्टिटी के साथ हम बात करना चाहते हैं आपसे कि गुजरात के फ्यूचर को देखते हुए, जो आज़ादी के पहले से मजबूत राज्य था, कमजोर पड़ता जा रहा है समय के साथ साथ में। इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या यहाँ आ गई है जो कि आश्चर्यजनक है। महंगाई की मार यहाँ पे भी है, और शिक्षा, स्वास्थ्य और कर्मचारियों की स्थिति क्या है। और लास्ट पॉइंट में कहना चाहूँगा ओपीएस के बारे में। हिमाचल प्रदेश में तो हवा चल रही है, आंधी चल रही है कि आप मतलब ओपीएस लागू करें। हमारी सरकार हिल गई है वहाँ पर। प्रधानमंत्री को बार बार वहाँ आना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को यहाँ भी आना पड़ता है। वहाँ खुले में लोग हल्ला कर रहे हैं, कर्मचारी, किसी कीमत पर आप हमें ओपीएस लागू कीजिए। यहाँ भी कर्मचारी में गुस्सा है, पर यहाँ भय है, साथ में भय के कारण कर्मचारी बोल नहीं पा रहा बेचारा। यहाँ का भला कर्मचारी है, मन के अंदर आक्रोश उसके भी है, क्योंकि सब चाहते हैं सोशल सिक्योरिटी मिले, कौन नहीं चाहेगा। हमने पहल करी है, छत्तीसगढ़ में हो गया है, पंजाब में लागू हो गया है, झारखंड में लागू हो गया, धीरे धीरे सब राज्यों को करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी मैं कहना चाहूँगा, आज तो आप नहीं मान रहे हो, वक्त आएगा आपको ही हमारी बात स्वीकार करनी पड़ेगी। सोशल सिक्योरिटी कर्मचारियों को देनी पड़ेगी, केंद्र में भी, राज्यों के अंदर भी। आज बीजेपी की तमाम राज्यों ने तय कर लिया है कि हमें किसी कीमत पर ओपीएस लागू नहीं करना है। ये उनका ध्येय बन गया है सब लोगों का, जो कि मैं उचित नहीं मानता हूँ। हमने पूरी स्टडी करने के बाद में एनपीएस का मैंने पहले भी आपको कहा, मैं वहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, शायद मैंने हिमाचल में कहा होगा। ह्यूमन राइट कमीशन विरोध कर रहा उसका, नंबर 1 हिमाचल में मैंने कहा प्रेस को। नंबर 2 CNAG, वो कह रहा 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, अभी तक उसके नियम ही नहीं बने हैं। एनपीएस की जो नई पेंशन योजना है, ना उसके नियम बने हैं, ना प्रोसेस क्या होगा, कैसा अमाउंट कैसे मिलेगा, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। आप बताइए, और एनपीएस चल रही है अभी तक भी, नंबर 2। और नंबर 3 जुडिशियल पे कमीशन ने भी कहा हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं, और इसलिए इनको कई राज्यों को खाली जनता को भ्रमित करने के लिए कमेटी बनानी पड़ रही है। हिमाचल भी है, बीजेपी के राज्य क्या कर रहे हैं कि चलो हमारे ऊपर ये दबाव आ रहा है, हम कमेटी बनाते देखते हैं क्या कर सकते हैं, वो टाइम पास करने के लिए। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है, कल विजय सीतारमण है जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने कहा है हम पैसा नहीं लौटाएंगे। जो पैसा जमा हो गया अभी तक हमारा 2004 के बाद में पैसा जमा हो गया है, और वो पैसे के लिए वो कह रही है हम ये पैसा लौटाएंगे नहीं। ये कर्मचारियों को पैसा कटा हुआ है, एक ट्रस्ट बनाया गया भारत सरकार में, पैसा उसमें जमा होता है।
और जो करता पहला केंद्र सरकार का या कर्मचारी का और स्टेट गवर्नमेंट का वो जमा उसमें होता है। अब मुझे बताइए जो किस्तें जमा हुई है अभी तक उससे वो इनकार कर रही है। आप वित्त मंत्री हो भारत सरकार की, आप अगर पैसा जो जमा आपके पास ट्रस्टी के रूप में है और हमने वापस लागू कर दी पुरानी पेंशन योजना, वो हमारा पैसा है और लौटाने में आप आनाकानी कर रही हो, इनकार कर रही हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? क्या इतना दिवालिया हो गया केंद्र सरकार? तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो जो करेगी ओपीएस, उस पैसे को लौटाने में आपको तकलीफ हो रही है। उस पैसे में आपका कैसे अधिकार हो सकता है? जवाब वो दे। स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने डराने के लिए राज्य सरकारों को। हम परवाह नहीं करेंगे, हम तो ओपीएस लागू कर दिया है, लागू होके रहेगी। और गुजरात सरकार से मैं कहना चाहूँगा, चुनाव में आपको तकलीफ आएगी, तकलीफ आ गई है, आंधी चल रही है आपके खिलाफ में। अभी गुजरात में जनता में तो आक्रोश है सब मुद्दों को लेके, आंधी चल रही है और कांग्रेस सरकार बनाएगी 1 to 5 जो मिशन रखा है अध्यक्ष जी ने वो पूरा होगा। ये मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो ये भ्रमित कर रहे हैं वो भ्रमित होने वाले नहीं, लोग सब समझ गए हैं। और लास्ट बात ये है कि जो मैंने आपको कहा था, ये आप पार्टी फतफत कर रही है यहाँ बैठे बैठी, जिस प्रकार से बोल रही थी गांव में जा करके कि जैसे मतलब पूरा गुजरात को उन्होंने कब्जा कर लिया है। बड़ा करिश्मा वाला नेता है केजरीवाल जी कि 6 महीने के अंदर एक स्टेट पे कब्जा कर लेंगे वो। ऐसी दुर्गति उनकी हुई है। मैंने कहा जैसे ही कूदेगी कांग्रेस मैदान में नजर नहीं आएंगे। आज वो नजर नहीं आ रहे हैं, गाँव से छिपते हुए फिर रहे हैं, ये आप देख लीजिए। और तो और हिमाचल में जाके आया हूँ, आप बताइए इनको, केजरीवाल जी पूछिए कभी आपके पास मीडिया में आए वो तब कि भाई एक तो जवाब दे दीजिए। आपने गुजरात से ज़्यादा हिमाचल को कैंपेन शुरू किया था आपने, क्योंकि पंजाब जीतने के बाद में आपको बहुत उत्साह था आप में, पड़ोसी राज्य है, आपने खूब रोड शो किए, मैनेजमेंट किया, प्रचार किया जैसे गुजरात में वो कर रहे हैं, खूब वादे किए वहाँ झूठे सच्चे। आपने अचानक ही, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, अचानक ही आपने गुजरात से पूरी तरह विड्रॉ क्यों कर लिया? सॉरी गुजरात नहीं, हिमाचल से आपने विड्रॉ क्यों कर लिया पूरी तरह? मतलब वहाँ कैंपेन जीरो कर दिया अपना। क्या कारण है इसका? या तो आप बीजेपी जिताना चाहते हो वहाँ पर, आपकी मिली भगत है, इसलिए आपने अपना कैंपेन हिमाचल में विड्रॉ कर लिया है। उम्मीदवार खड़े रखे हैं वोट तोड़ने के लिए कांग्रेस के। ये बहुत बड़ी चाल जो इनकी है, वो खुद एक्सपोज हो गए हैं और जनता कभी गुजरात में स्वीकार नहीं करेगी। धन्यवाद। खूब खूब आभार मित्रों।